गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए और वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो ये है आपका एज को ऐसे कम करने का। इसमें चलो इसमें वोटिंग एज तो बताया। अब मैं बता दूं कि वोटिंग एज जो है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि जो स्टेट जैसे कि पंचायत का जो इलेक्शन होगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये कोई एक्ट में नहीं मेंशन है, लेकिन ये मेंशन है कि जो इलेक्टोरल पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर वही कर सकते हैं जिनका नाम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के इलेक्टोरल रोल में नाम हो, और उस पार्टिकुलर पंचायत से वो बिलोंग करते हो, या उस पार्टिकुलर पंचायत के इलेक्टोरल रोल में असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए उसमें नाम हो।
यानी पार्लियामेंट और असेंबली का जो इलेक्शन होना है उसके लिए जो इलेक्टोरल रोल बना है और उस कंसर्न पंचायत के लिए, अगर जिसका उसमें नाम है वही वोट देने के लिए एलिजिबल होगा पंचायत के लिए, ऐसा घुमाकर जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ना 325 326 में, तो वहां देखोगे कि वर्डिंग इस्तेमाल हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा इस्तेमाल हुआ है, न कि पंचायत इस्तेमाल हुआ है वहां। अब इस चलते हैं, देखो एज को घटाया गया 89 में, 61st है ये भी। ईयर ना, ईयर तो कम से कम आपको ये पता ही रहेगा, ईयर तो इससे भी पता रहेगा। मैं इसमें दिखाया कि बताया था पहले, इलेक्शन कमिश्नर जो 3 से 2, 1 से 3 ये हुआ पीरियड। अब देखो उसके बाद आता है 61st अमेंडमेंट, तो 62nd 1989 में चलते हैं, 62nd 69, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन। इसमें कोई जैसे रिजर्वेशन जैसे एक्सटेंड करने की बात आती है 10 साल के लिए, और टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया, वो है ही 10 साल के लिए एक्सटेंड होता गया, इसमें कुछ याद करने की बात तो है नहीं। अब है 63rd अमेंडमेंट एक्ट, ये हो गया आपका 62 हुआ। 62 के बाद आता है 63, 63 में आता है आप 1989 का पीरियड चल रहा है। मतलब सोचो, खुद देखो 88 89 में कितने सारे पूरा धड़ा अमेंडमेंट 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 होते जा रहे हैं। तो ये है रिपील द, सेम बात मैंने जो बोला था, रिपील द चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 59 अमेंडमेंट एक्ट 1988 in relation to the Punjab. In other word, Punjab was brought at par with the other state in respect of proclamation of emergency, in respect of the emergency provision। मतलब जो प्रोविजन डाला गया था नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, उस प्रोविजन को हटा दिया। जो रिबेलियन वाला जो है ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन वही रहा। इसका मतलब ये इस स्टेट के लिए भी वही अप्लीकेबल होगा जो पूरे इंडिया के हर स्टेट के लिए जो नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड है। तो ये मैंने पहले बोला कि इसको इम्पोज नहीं किया गया, और देखिए बाद में प्रोविजन जो ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटा भी दिया गया। तो मात्र 1 ही साल के अंदर ऐसा ये इतना जो चला, ज़्यादा कुछ इसमें बोलने की बात है नहीं। अब है 64th अमेंडमेंट एक्ट 64, ईयर है 90 एंड 64। तो इतना ये जो पीरियड देखो, बहुत सारा पूरा अमेंडमेंट 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 ही भरा पड़ा है। तो फैसिलिटेट द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रोल इन पंजाब अप टू टोटल पीरियड ऑफ 3 years एंड 6 month। तो 6 month, पहले 3 year हो गया था, 6 month और बढ़ाना था। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या है कि फिर से अमेंडमेंट करना था, क्योंकि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही है कि कितने साल तक ये साल ये सब, तो फिर एक्सटेंड करके ऐसे बढ़ाया गया। इसमें कुछ ईयर वर्ड याद रखने की जरूरत इतना है कि उस समय का सिचुएशन बहुत वोलेटाइल चल रहा था पंजाब में। ये पीरियड जानने की जरूरत है कि हाँ प्रेसिडेंट में लंबे समय तक, और ग्राउंड क्या था वो भी मैं बता चुका हूँ। अब आता है 64 के बाद आता है 65 है, पीरियड है 90 में ही, अभी 90 में ही हम लोग है। प्रोवाइडेड फॉर द क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर नेशनल कमिश्नर फॉर SC एंड ST इन द प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST। अब यहाँ क्या है, पहले SC ST के लिए स्पेशल ऑफिसर एक कोई पर्सन को डिजिग्नेट किया रहता था, ठीक है। अभी भी है एक स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कहाँ मेंशन आपको मिलेगा, आपको लैंग्वेज वाले जो 332 342 स्पेशल प्रोविजन फॉर OBC ये सब है, 343 से लेकर 351 में, इसके बीच में आपको ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये सब वर्ड आएगा बाद में, यहाँ नहीं आएगा, ऐसे है। उनका काम होता है वही जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई लैंग्वेज के लिए बनाया गया है, तो लैंग्वेज पे जा नहीं कितने लोग बोले गए हैं इसका रिपोर्ट देना। और ऐसा कोई नियम ना बनाया जाए कि इस लैंग्वेज को है जो कहीं ना कहीं है जो कम किया, उसका लैंग्वेज धीरे धीरे विलुप्त होता जाए। और ऑडिटिंग सेंसेस कहाँ कितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उस लैंग्वेज को इंश्योर कराना क्या है जो उसको उस हिसाब से बुक पब्लिश हो, स्टडी का करिकुलम मेंटेन हो, ऐसे स्पेशल ऑफिसर ऑफ लैंग्वेज में जो बढ़ाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन काम होता है।
यहाँ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST का जो प्रोविजन चल रहा था, अब वो ना हो क्या, अब यहाँ क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, मतलब नेशनल कमीशन फॉर SC ST का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ना हुआ बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिला। तो देखो यहाँ ये ईयर है आपका 90 का पीरियड है। मैं बता रहा हूँ क्या कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर SC ST है, ये दोनों के लिए कमीशन रहेगा। इसके मेंबर डिक्लेयर होंगे, इसके चेयरमैन होंगे। जैसे चेयरमैन, एक चेयरमैन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, उनका टेन्योर होता है कि मैक्सिमम एक बार टर्म टेन्योर खत्म हुआ तो 2 टर्म रह सकते हैं। बाकी जो डिसाइड करे जाए कि 5 साल के लिए टेन्योर होगा या 6 साल के लिए होगा या 3 साल के लिए होगा, उस हिसाब से नियम बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से हो गया कि इनके मेंबर का अपॉइंटमेंट, एक मेंबर टर्म खत्म हो तो इंश्योर है कि हो जाना है। इसके इतने मेंबर चेयरमैन जो डिक्लेयर किया गया है, जो मेंशन किया गया या कि एक मेंबर हो, एक चेयरमैन होंगे, 3 मेंबर होंगे, उनका हर हाल में प्रेसिडेंट इंश्योर करेगा कि इनका अपॉइंटमेंट हो। इनको जो पावर दी गई है, कुछ पावर दी जाती है, इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ ये काम है, जैसे पावर दिया जाएगा। या इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि एक सिविल कोर्ट की तरह भी काम करेंगे। कहीं SC ST पर कोई एट्रोसिटी हो रही है तो इनको डायरेक्ट SC ST मतलब वो जो मेंबर बिलोंग करते हैं, इनको कंप्लेन कर सकती है, इनको राइट कर सकती है कि यहाँ पर इतने SC का घर उजाड़ा जा रहा है, इन पर एट्रोसिटी हो रही है, यहाँ के जमींदार दबाए रहे हैं। तो इस केस में वहाँ जब SC के पास जो कमीशन है उनके पास जाएगी तो वो सिविल कोर्ट की तरह, मतलब वो फरमा वहाँ नोटिस जारी करेंगे, उस पर्सन को, कंसर्न पर्सन को यहाँ आना होगा उनके पास, उनका मुकदमा सुना जाएगा, एक तरह से मुकदमा चलेगा वहाँ। उसको एविडेंस लाना होगा, उसको वर्बली वहाँ एज ए प्रेजेंट होना होगा, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ है जो उनको विटनेस के तौर पर बुलाया जाएगा। साथ में उसके लिए देखिए पनिशमेंट तो नहीं करेगी, पूरा बात सुनना, उसके बाद ये क्या करेगी, ये चीज कोर्ट में आगे भेज देगी। नेशनल कमीशन ये कोर्ट को रिकमेंड कर देगी, कोर्ट है नेशनल कमीशन जो इंक्वायरी की इस बात को सुनेगा, उस हिसाब से कंसर्न पर्सन को पनिश करेगा। ये है, ऐसा है पावर इसको नेशनल कमीशन फॉर SC ST। ऐसे नेशनल कमीशन फॉर OBC होता है, उसका भी ऐसे पावर। उसके साथ साथ अगर SC ST के लिए कोई लॉ बन रहा है तो उसमें जो पार्लियामेंट को है, जो नेशनल कमीशन फॉर SC ST, उनका ओपिनियन उनका लेना पड़ेगा कि आपका इसमें क्या करना, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो क्या, तो उनको इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है, उनके मेंबर रहेंगे और कोई कमेटी बनती है तो उनका ओपिनियन लेना। साथ में अगर SC ST के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है तो भी इनसे ओपिनियन लेना है। कोई प्रोविजन में उनके रिजर्वेशन से रिगार्डिंग कुछ में भी चेंज किया जा रहा हो, SC ST का पॉपुलेशन कितना है, उनके हिसाब उनका कोई रिपोर्ट रखा जा रहा है कि उन पर एट्रोसिटी कितनी है, उनको कितना जस्टिस मिला है, इनका रिपोर्ट ये अपना तैयार करेगा। ये जो कमीशन है, इसके मेंबर कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ जाकर जांच पड़ताल करना है, क्या दिक्कत चल रही है SC ST पर, रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा, प्रेसिडेंट इंश्योर करेगा। प्रेसिडेंट का काम होगा उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखना, लोकसभा राज्यसभा में, और उस पर डिस्कशन चलेगा कि भाई नेशनल कमीशन फॉर SC ST ने ये रिपोर्ट दिया है कि SC का कंडीशन अभी कंट्री में चल रहा है, इतने पीछे है, ST का कंडीशन ये चल रहा है। तो उसमें उन्होंने डिमांड किया है, उन्होंने रिकमेंडेशन उनकी है कि इसको ग्रोथ के लिए, कोई वेलफेयर के लिए ये स्टेप लिया जाना चाहिए। या असेंबली लेवल पर ये अपना अपना ये देंगे, अपना जो रिकमेंडेशन देंगे नेशनल कमीशन फॉर SC ST, या पार्लियामेंट लेवल पर। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का इसको अथॉरिटी, पावर, इसका इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ना दिया हुआ तो इसका ओपिनियन पार्लियामेंट ले, कोई कानून बनाने में ले या ना ले, डजंट मैटर, इनकी उनकी मर्जी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने पड़ी प्रोविजन सब जुड़ गया, इनको लेना ही लेना है। तो अगर SC ST का कोई लॉ बन रहा है तो उसमें यह है कि SC ST का उनका कमीशन का कोई ओपिनियन, उनका रिकमेंडेशन क्या लिया गया, लिया ही नहीं गया तो वहाँ कमिटी में जब वहाँ छानबीन होगी, वहाँ वोटिंग होगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अपोज करेंगे कि कमीशन का इसमें बात कहाँ है, उन्होंने उनका ओपिनियन क्या है, उनका इसमें रिकमेंडेशन कुछ है, तो वहाँ वोटिंग नहीं हो पाएगी, बिल पास नहीं हो पाएगा। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब। 90 के बाद अब चलते हैं हम आपका ये चला 65, अब है 66। देखो 66 में आएगा, देखो ऐसे इस वाला में ईयर याद रखो कि 90 के आसपास से लगभग ये होगा।
इन जनरल क्या होता है, एग्जाम में अगर ईयर पूछा जाता है ना, तो बहुत पुराने वाले ईयर में नहीं जाएंगे। ईयर अगर पूछेंगे तो हाल फिलहाल में जो 4-5 साल में जो ईयर में अमेंडमेंट हुआ है ना, तो उस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग ईयर को लेकर पूछ देंगे, ईयर एंड नंबरिंग को लेकर, सॉरी नंबरिंग को लेकर, नंबर एंड ईयर दोनों को लेकर एकदम 4-5 साल में पूछ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर पूछ रहा है और कोई अमेंडमेंट जिसमें 20-25 साल अमेंडमेंट की पहले वाली बात को पूछ रहे हैं ना, तो आपको ये जानना नहीं चाहेंगे एग्जैक्ट नंबरिंग विथ ईयर, वो आपको बस इतना जानना चाहेंगे कि हाँ ये अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें कौन ईयर था, उस आधार पर पूछना चाहेंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज जो रिसेंट का अगर कुछ पूछ रहा है तो उसमें तुम बिल्कुल याद करना है, जैसे मैं बार बार बोला ना कि 100 से 100 से लेकर 106 तक जो अमेंडमेंट है, एग्जैक्ट आपको नंबर एंड ईयर वाइज किस ईयर में ये कौन से नंबर में, कौन से नंबर वाले अमेंडमेंट में कौन ईयर था और इसमें क्या चेंजेस हुए, क्या अमेंडमेंट किया गया, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। बाकी वाला में तो मैंने पहले ही बोला कि याद रखोगे तो याद रहेगा नहीं, और मतलब भी नहीं बनता कि ऐसे याद ही कर ले और एग्जाम में भी ज़्यादा ऐसा ना पूछे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो तो कोई करना या, तो अगर इतना याद रहे तो कुछ कम प्रोबेबिलिटी भले आने का, लेकिन और अदर चीज़ें अगर आपको आती है तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट वन, थोड़ा सेंस लगा कर, थोड़ा मेमोरी पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर कर, थोड़ा कोरिलेट कर कर आप आंसर कर दोगे अगर नॉलेज है उसके बारे में। तो ये हुआ। और देखिए फिर नेक्स्ट में क्या है कि 66 में कुछ नहीं, लैंड रिफॉर्म वाले जो एक्ट है कुछ और थोड़ा सा उसके लिए इंक्लूडेड 50 मोर लैंड रिफॉर्म एक्ट, एक्ट 9th शेड्यूल में वो ऐड होते गया। इसमें ईयर वर्ड को जानने की जरूरत नहीं है, इतने सारे जब हो, देखिए जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा हो तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, जब कोई चीज़ें कम हो तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। और ये बार बार जोड़ा जा रहा है तो बार बार पूछते नहीं जाएंगे एग्जाम में कि किस ईयर में है जो कितने लैंड रिफॉर्म एक्ट जोड़े गए। 9th शेड्यूल में है जो ये सब ऑप्शन दे दिया कि इसमें जो इस ईयर में कितने जोड़े गए, इस ईयर में कितने जोड़े गए, उतना वो सब पूछने का मतलब बनता है भी नहीं। आप भी क्वेश्चन अगर सेट करने वाले रहोगे तो स्टूडेंट से उम्मीद ना रखोगे कि ये चीज़ जाने, वो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी नहीं उम्मीद रखेगा कि ये चीज़ जाने। अब आता है 67th में देखें, फैसिलिटेड द एक्सटेंशन ऑफ, आ गया प्रेसिडेंट रूल, तो फैसिलिटेड द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब अप टू टोटल पीरियड ऑफ 4 years। तो जरूरी था अप टू टोटल पीरियड नहीं, टोटल पीरियड ऑफ आपका 4 years, एंड नेक्स्ट में देख लोगे टोटल पीरियड्स ऑफ 5 years, मतलब मैंने जो बोला था ना 5 साल तक। तो अब पता है कि नॉर्मल वे में नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मान ली प्रोविजन जोड़वा रखा है, तो अब एक्सटेंड करना है तो अमेंड ही करना होगा, नहीं तो कोर्ट में पिटीशन जाएगा। तो अमेंड करके ऐसा जोड़ दो कि हाँ पार्लियामेंट का ऐसा ये पंजाब में प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर सकती है 4 year तक। क्यों, कोर्ट में जब पिटीशन जाएगा तो क्या बोलेगा कि कानून हमने बना रखा है, हम इस कानून को फॉलो करें, हम खुद ही कानून बनाते हैं और हम इसी कानून को फॉलो करते हैं, मतलब अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। कोर्ट कहेगी कानून बना हुआ है भाई इसके रिगार्डिंग, हाँ कहाँ लॉ है दिखाओ, हाँ ठीक है भाई, क्योंकि कोर्ट का काम है लॉ को इन्फोर्स करवाना, लॉ कानून के हिसाब से सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको देखना। ये और बात है, मैंने बताया कानून कभी गलत हो सकता है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करती है, कानून भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो कानून बनाए वो सैक्रोसैंक्ट है, सही ही है। अगर ऐसा रहता तो भाई उतने सारे पिटीशन कोर्ट में क्यों जाते। और कोर्ट में बता दूं मैक्सिमम पिटीशन जो होते हैं ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, दो लोगों प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में है रिलेटिवली कम, मैक्सिमम जो कोर्ट में केसेस गए हैं लोग सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार से ऐसा। अब आता है आपका 68 में आएगा 68 आ गए 91 का पीरियड, तो इसमें है एक्सटेंड हो गया 4-5, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जी। तब ईयर वाइज और नंबरिंग वाइज 69th अमेंडमेंट एक्ट, 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69 91 का पीरियड, 92 से एक पहले 92 92 इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें आया था पंचायती राज वाला सिस्टम पूरा डिटेल। तो देखें 69 एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, ऐसे भी 69 91 एकॉर्डेड, देखो यहाँ देखें एक accorded a special status to the union territory of, किस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया। कैसे स्पेशल हो गया भाई, अब कैसे दिल्ली देखे, बाय डिजाइनिंग इट एज ए नेशनल कैपिटल
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ऐसे मेंशन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। The amendment also provided for the creation of 70-member legislative assembly and 7-member council of minister for Delhi। देखो ये क्या है, पहले दिल्ली तो था ही, दिल्ली को उस समय असेंबली नहीं प्रोवाइड था, पौंडीचेरी को उस समय मिल गया बहुत पहले, दिल्ली को अपना खुद का लेजिस्लेचर, असेंबली मतलब लेजिस्लेचर नहीं था, लेजिस्लेचर नहीं था, इसके द्वारा एक तो स्पेशल स्टेटस दिया गया, और सिर्फ दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो कहलाता था, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहेगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जब भी ऐसा बात होगा एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऐसे यूनियन टेरिटरी तो है ही दिल्ली, लेकिन अब ये डिजिग्नेट ऐसा क्यों हुआ, असेंबली दी गई, 70 मेंबर हो गए, उसके साथ देखो कहीं भी क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब अगर एक पल के लिए 70 मेंबर है ना, तो 70 मेंबर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है अगर 70 है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो रहा है, या पार्लियामेंट में लोकसभा का स्ट्रेंथ, तो उसका 15%, 15%, अगर 70 का 15% किया जाएगा तो 10.5 होगा, यानी 11। तो होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेट कितना होना चाहिए, 11 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए या एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए कहा गया कि 10% स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, नॉट 15%। दूसरे स्टेट के लिए क्या है 15%, दोनों में, एक तो स्टेट के लिए भी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में भी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा उससे कम हो रख सकते हो, इट्स योर विश, ये गवर्नमेंट की विश है जिसकी सरकार है, लेकिन इससे ज़्यादा 15% से ज़्यादा मेंबर आप मतलब ये मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो यहाँ हो गए 7 मेंबर, समझ गए। दिल्ली को अपना हाई कोर्ट तो पहले से था ही, दिल्ली को हाई कोर्ट शायद 1966 के पास दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का सिविल जुरिडिक्शन का बहुत ज़्यादा है, और सिविल जुरिडिक्शन मतलब इनका क्या है कि ऐसा केसेस को भी ले सकते हैं जो हाई वैल्यू, जिसमें पैसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का हो, वो डायरेक्ट इनके पास कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है हाई कोर्ट में। इसके लिए ये नहीं कि सिविल कोर्ट में जाए उसके बाद हाई कोर्ट में, अदर कोर्ट में क्या है कि पहले नीचे वाले कोर्ट में जाना होगा उसके बाद ही हाई कोर्ट में जाना होगा। तो इसका सिविल जुरिडिक्शन दिल्ली का, फिर उसके बाद बॉम्बे वाला, चेन्नई का और एंड कोलकाता का, ये 4 हाई कोर्ट का बोला जाता है सिविल जुरिडिक्शन ज़्यादा है। ये हुआ आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग। और मैं बता दूं पुडुचेरी का क्या स्टेटस है अभी कि पौंडीचेरी या पुडुचेरी, ऐसे पौंडी हम लोग पहले से बोलते थे, पौंडीचेरी पुडुचेरी बोलते थे, थोड़ा पुद्दू मतलब पुद्दू ऐसे लैंग्वेज में बोला नहीं, पुदुस तो उनका मेन लैंग्वेज है, वही उनकी आइडेंटिटी है, पुदुस का मतलब नया होता है, पुदुस। देखें पुडुचेरी का लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ स्ट्रेंथ जो है टोटल वहाँ है 30% है, 30 मेंबर है, लेकिन वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, कितने मेंबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर होता है, 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली, 7 मेंबर में चीफ मिनिस्टर, एक तो 6 अलग आदमी रहे और एक चीफ मिनिस्टर है। पौंडीचेरी वाला जो है ना वो 10% को फॉलो करते हैं, अगर 30 के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ होना चाहिए 3, एक चीफ मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर होना चाहिए। अगर 15% वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो आना चाहिए कितना 4.5, यानी 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन उनके यहाँ जो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ है वो है 6। इसके लिए कुछ लोगों ने PIL लगाया है, लेकिन आगे ये मैटर कुछ आया नहीं है। तो अब छोटा सा पौंडीचेरी है, उधर नॉर्थ साउथ में है, तो उतना कुछ ज़्यादा
और कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेशन या इकोनॉमिकली ज़्यादा कोई मतलब या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बार बार पॉलिटिकल सिनेरियो पर कि उनका कंट्रीब्यूशन हो जा रहा है सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, या बहुत ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैटर लाइट में नहीं आ रही है। लेकिन मैं बता दूं पौंडीचेरी में ना 10% वाले रूल को फॉलो हो रहा है जो यहाँ एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए है, न 15% जो हर स्टेट के लिए या सेंट्रल लेवल पर लोकसभा के लिए है उसको फॉलो नहीं हो रहा। उससे कहीं ज़्यादा 50% से ज़्यादा मेंबर हैं पर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल है उसमें जो मेंबर हैं 15% से भी ज़्यादा हैं और 10% से ज़्यादा तो ऑब्वियसली वहीं है। तो वो कहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है और कोर्ट में पिटीशन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सर जुडिशरी क्या है इसके बारे में डिसीजन देने वाली आपको ही पता है, उसको स्वाभाविक से उनको डायरेक्शन कर देगी कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपके हैं जो लिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो डिसाइड किया गया है, जो सीलिंग लिमिट दिया गया है उससे ज़्यादा है, तो आपको आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर है उनको कम करना होगा। उनको डायरेक्ट कर सकती है, करेगी ही, लेकिन कोई पिटिशन गया नहीं या पीआईएल चल रहा है ऐसा कुछ मैंने भी कुछ पढ़ा, आगे कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। मैंने ये बोला कि कितने भले ये बता दे कितने दिमाग लगाने वाले कहीं देखोगे आएगा तो क्वेश्चन डालोगे कि इसमें ऐसा कैसे कौन सा रूल को फॉलो हो रहा है, तो मैं बता दूं ऐसा चल रहा है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है उसके बारे में भी देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है जो प्रोविजन है बियॉन्ड उससे ज़्यादा है, फिर भी चलता आ रहा है। अब है आया जाए एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन है कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा चीज़ है नहीं, क्वेश्चन आया है 1998 1998 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन के लिए कौन से शेड्यूल में है पता है आपको? तो 10th शेड्यूल। अब देखो एंटी डिफेक्शन के लिए 10th पूछा तो इजी क्वेश्चन पूछा, लेकिन कौन सा पीरियड में और कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, तो मैं तो उसको नहीं, मैं तो यहाँ तक मैंने आपको बोला कि एंटी डिफेक्शन के लिए आपको ये पूरा जानने की जरूरत है। स्पेशल प्रोविजन यहाँ राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बनाया, तो 85 एंड 52 मतलब राजीव गांधी 85 में राजीव गांधी गवर्नमेंट आई और राजीव गांधी ने ये सब चेंजेस लाना शुरू किया। तो राजीव गांधी मैं बता दूं खुद पॉलिटिक्स में अपनी मर्जी से शौक नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, दादा दादी ये सब वो सब पॉलिटिशियन रहे, परदादा परदादी, परदादा नहीं नाना नानी बोला जाएगा, सिंस पंडित जवाहरलाल नेहरू इज नॉट द ग्रैंड फादर ऑफ द क्या राजीव गांधी एंड संजय गांधी। तो ये पायलट थे, पायलट अब पायलट मतलब डिफेंस वाले पायलट नहीं थे, सिविल पायलट थे। तो ये इंटरेस्टेड नहीं थे पॉलिटिक्स में आने का, पॉलिटिक्स में देखते ही होंगे यार रोज क्या चलता है, ये हंगामा वो हंगामा, ये पार्टी छोड़ के जाता है वो पार्टी छोड़ के जाता है, अपना ही आदमी सपोर्ट छिड़ के उसको चला जाता है, किस पर रिलाई नहीं कर सकते, कौन ज़्यादा पैसा दिया किस में चला जाएगा, इतने परेशान इतने टेंशन में रहते हैं दिन रात यही सब। यहाँ यहाँ कभी स्टेट में इलेक्शन वो इलेक्शन स्टेट में इलेक्शन, लोग परेशान रहते हैं, वहाँ जा रहे हैं भाषण देने के लिए, कभी पार्टी का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कभी गवर्नमेंट मतलब अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो तो कोई ऑफिस ऑक्यूपाइड की हो तो ऑफिस का भी काम करना है, तो चैन बेचैन नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से फंड होगा कितने पैसे खर्च होंगे, कौन किसको टिकट देने के लिए कितने पैसे लेना है, किसको टिकट देना है, ये सब में परेशान है। इनको आने वाने का मन नहीं था। जब आए उनके माँ का डेथ हुआ तो ज़बरदस्ती इनको इन्फोर्स किया गया। क्यों? देखो क्या अब है कि अगर फैमिली से कोई आता है ना तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा कि इनकी माँ मरी तो बेटे आ गए, लेकिन पार्टी में से किसको एक को चुना जाना था दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस समय सबसे इन्फ्लुएंशियल तो इंदिरा गांधी और के अलावा और कोई ज़्यादा उतना नहीं था। तो अगर कोई है तो सब 4-5-6 लोग इक्वल लेवल के हैं, सब उसकी इन्फ्लुएंस वाले हैं जो उनके कैबिनेट के मेंबर रहेंगे, तो हर कोई चाहेगा कि मैं आऊँ। तो इसको लाने के चक्कर में एक नाराज होकर उसके साथ मिल जाएगा, उसको लाने के चक्कर में वो नाराज होकर उसके साथ मिल जाएगा। ऐसे में करो उन लोग किसी को मतलब इनके बेटे को ले आओ तो कोई कहेगा यार माँ के बाद बेटे, हाँ सब लोग पहले जो हमारे दिमाग में जो कैसे बैठा हुआ है, राजा जी मरते हैं तो राजा जी के बाद उनका बच्चे होते हैं वो राजकुमार कहलाते हैं, वो मरने के बाद राजकुमार ही राजा बन जाते हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होता। अगर राजा का कोई बच्चा पैदा भी लिया हुआ इतना छोटा, राजा मर गया तो उसी राजकुमार के उसी बच्चे के नाम पर वो शासन चलता रहता है। कोई कहते हैं ना उसके लिए कोई बोलते हैं रीजेंट,
कोई एक आदमी उनके उस बच्चे के नाम पर शासन चलाते रहता है, बच्चा 18 साल का होता है या बड़ा होता है तो बच्चे को राजा डिक्लेयर किया जाता है। देखा है ना मूवियों में भी, राजा जी मर गए युद्ध में, उनका बच्चा पैदा हुआ तो डिक्लेयर किया ये अब से हमारे महाराज होंगे, पर उल्टा लटका कर टांग कर। किसमें देखा है, समथिंग समझ गए होगे कौन से मूवी में बच्चे को पैर से उल्टा लटका के बोला जाता है ये आपके महाराज होंगे। चाहे कई भी मूवी में देखा है, आई थिंक कई भी पुराने वाले जो भी मूवी देखोगे, धर्मेंद्र जितेंद्र वाली कोई कर्मा धर्मा पता नहीं कोई मूवी रहते थे, तो उसमें भी था कि मर जाता है, मतलब राजा पहले ही मर जाता है तो उसके बच्चे को उनके नाम पर डिक्लेयर किया जाता है। बाकी बहुत सारे मूवी में वो चलता है। तो अभी भी लोगों को ये रहता है, जैसे देखो कोई एमपी मर गया अचानक, उसका बच्चा इलेक्शन में कंटेस्ट में, उसका बेटा बेटी कोई कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, लड़ता है मरने के बाद, तो आराम से आसानी से लोग उसको वोट देते हैं, वो जीतता है। लोगों को ये रहता है कि बाप के साथ साथ, बाप को हम मालिक जी करते आए हैं, उनको मानते हैं, तो उनके बाद उनको बेटों को भी प्रणाम करना है। बाप को कर रहा है तो उनके बाद बेटा, उनके बेटा, वही हमारे राजा हैं, वही फैमिली वाले, वही चलते रहे। लोग इसी में खुश हैं। लोग भाई, लोग पहले से जो ये हेरिडिटरी मिला है जो हमारे कल्चर में, अभी भी लोगों को ब्रेन में चल रहा है, तो माँ के बाद बेटे आएंगे तो लोग किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। खैर देखो यार, कोई भी आए डजेंट मैटर, हमें क्या मतलब यार, माँ आए बेटा आए, बाकी सब हो, ऑनेस्ट रहो, सही से चलाओ, सब लोगों को परेशान मत करो, खुश रहने दो, खुशी से रहो। और क्या चाहिए, देश के बारे में सोचो, देश का लोगों के बारे में सोचो, अच्छा करो, डेट्स इट। माँ का बेटा हो, बाप का बेटा हो, कोई एक फैमिली से हो, वो फैमिली से हो, डजेंट मैटर यार। और दूसरे फैमिली से आया, चाहे इससे आया उससे आया, और अच्छा ही नहीं हो तो हमें क्या मतलब, लोगों को क्या अच्छा, तो होना चाहिए कि पर्सन अच्छे हो, वहीं से आए, डजेंट मैटर। तो मैंने इसलिए बोला ना कि ऐसे क्योंकि कितने लोग ऐसे सोचोगे कि मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में मैं बोलता हूँ, किसी पार्टी के ना भाई, हमें वो सब पार्टी नहीं करना है, किसी के अगेंस्ट में मैं नहीं हूँ। नहीं तो आप सोचेगा कि सही इनका ब्रेन जो है कहीं ना कहीं एंटी कांग्रेस वाली है ना, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये है आपका 92 का अमेंडमेंट आ जाता है। 92 का अमेंडमेंट है, ये है 70वां अमेंडमेंट 92। तो इस समय किसकी गवर्नमेंट चल रही होगी, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट। और यहाँ आता है देखें, प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मैं बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, साथ में जितने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, जो असेंबली है, उनके इलेक्टेड मेंबर, एंड यूनियन टेरिटरी में 2 ही यूनियन टेरिटरी को तो मिला हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली, पुडुचेरी को तो पहले मिला हुआ था, असेंबली था ही, दिल्ली को बाद में ऐड हुआ। अब मिला कि दोनों के असेंबली के जो मेंबर है ये भी पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये प्रोविजन डाला गया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैं बता चुका हूँ। और उसमें क्या इलेक्टोरल जो पेपर मिलेगी उसमें आपको प्रेफरेंस 1 2 3 4 देना है। और वोटिंग, और एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय total number of the seats allocated for total number of seats of MLA in that state, मतलब उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है और कितने MLA का सीट है उससे डिवाइड करो, जितना आया उसको 1000 से फिर डिवाइड करो, मतलब जितना आया छोड़ो वो इंटू 1:1000, मतलब जितना आया उसको 1000 से डिवाइड होगा, तो वो होगा एक MLA का वोट का वैल्यू। एक MP का वोट का वैल्यू क्या होगा, पूरे इंडिया में जितने MLA का वोट का वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने MP हैं लोकसभा राज्यसभा में, मतलब इलेक्टेड MP, उसको डिवाइड करोगे तो वो एक MP का वोट का वैल्यू होगा। मतलब जितने, एक तरफ पूरे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के MLA का वोट का वैल्यू, और एक तरफ पूरे पार्लियामेंट में MP का वोट का वैल्यू, दोनों इक्वल माना गया। अब देखो
यानी स्टेट में एक एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे डिसाइड हुआ, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और नंबर ऑफ कितने उनके एमएलए हैं। यानी जो स्टेट का पॉपुलेशन देखो ज़्यादा होगा, वोट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिसके इसका मतलब ये नहीं होगा जिसके एमएलए कम होंगे, एमएलए नीचे में आए ना, ये हुआ कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन हुआ, जिसको बोलते हैं व्युत क्रमानुपाती समानुपाती, समथिंग लाइक दैट। तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए, तो अगर एमएलए कम होगा तो वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐसा है। हाँ है, लेकिन अब ये कि पॉपुलेशन भी कम है और एमएलए भी कम है, तो वोट का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने बता दूं कि जो स्टेट ज़्यादा बड़ा है उनका वोट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कोई साइड जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ एक तो पॉपुलेशन बढ़े और वोट और नंबर ऑफ एमएलए कम रहे, ये दोनों भी। तो इसलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एमपी एक रख दिया, एमपी में एमपी के स्टेट का एक एमएलए का वोट का वैल्यू और यूपी के एक स्टेट का एमएलए का वोट का वैल्यू, किसका वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा। चाहे पौंडीचेरी का एक एमएलए का वोट का वैल्यू और एमपी के एक एमएलए का वोट का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात को, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले भी आया है, रिसेंट में भी शायद आया है। तो ये हुआ इलेक्टोरल कॉलेज। अब प्रेसिडेंट को जब इम्पीच किया जाता है तो ये एमएलए नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे केस में जो नॉमिनेटेड एमपी हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीच करने वाले में। बाकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ कि कम से कम जो इम्पीचमेंट के लिए जो नोटिस जा रहा है उसमें कम से कम 1/4 मेंबर है जो उसमें सपोर्ट उनका सिग्नेचर चाहिए, और उसके बाद इम्पीचमेंट के लिए मोशन लाया जाएगा। ज़्यादा इम्पीचमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम तो यहाँ इलेक्शन में चल रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम क्यों इम्पीचमेंट में घुसे। इलेक्शन का प्रोसीजर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सब बता चुका हूँ। कहीं कोई सीट खाली है, कहीं कोई सीट असेंबली में इलेक्शन होना है, तो उस ग्राउंड पर कि भाई जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो ये स्टेट पार्टिसिपेट नहीं किया या ये स्टेट पार्टिसिपेट किया तो उसमें बहुत सारे सीट एमएलए के खाली थे, मर गए थे, एक हो गए थे। और तो इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जितने वोट देने वाले जो मेंबर हैं कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए, तो ये ग्राउंड नहीं होता है, नहीं बनता है। तो कहाँ गया मैं, कहाँ हूँ अभी। ये हुआ आपका इलेक्टोरल कॉलेज वाली बात। फिर चलते हैं 92 में आपका आएगा 70 तो हो गया 71st इलेक्टोरल कॉलेज वाले में याद रखोगे। ईयर वर्ड भले ना याद रहे कुछ नहीं, इसमें मेन जो प्रोविजन है ये प्रोविजन याद रखने की जरूरत है। अब है 1992 में चलते 71st अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें देखते हैं क्या है, ये बार बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, कोमानी याद रखो, कोमानी। लिख देता हूँ थोड़ा यार। ये आएगा आपका को, ये आएगा आपका मा, ये आएगा नी, कोमानी। तो एक कोमानी, कौन कनी मणिपुरी एंड आएगा, सॉरी ये मानी ये नहीं, ये आएगा ई कोमानी, ये आएगा नेपाली। ठीक, कोमानी से याद रखो, कोमानी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, क्योंकि बाद में ऐसे याद नहीं रह पाता है। यहाँ कोमानी है, बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चार को बाद में ऐड हुआ, बाद में आएगा 2003 के आसपास में। और 67 में कौन सा ऐड लैंग्वेज हुआ था, संथाली ऐड हुआ था, संथाली। तो टोटल 18 पहले थे, सॉरी 14 थे, 14 15 3 18 4 22, टोटल अब हो गए 22 लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में इतनी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। कोमानी, कोंकणी कहाँ बोला जाता है, मणिपुरी कहाँ बोला जाता है, नेपाली।
तो कोंकणी आपका गोवा वाले रीजन में, गोवा के आसपास जो भी थोड़ा बहुत महाराष्ट्र कर्नाटका वो आ जाएगा कोंकणी। मणिपुरी, मणिपुर तो है ही, अब मणिपुर है तो मणिपुरी के आसपास वाले में भी थोड़ा बहुत जो स्टेट हो जाते हैं उसमें भी बोली जाती है, लेकिन मेनली मणिपुरी। नेपाली, नेपाल कंट्री में तो है ही, लेकिन उत्तराखंड का जो रीजन होता है जो नेपाल के सटे है, गढ़वाल कुमाऊं ऐसे रीजन है, तो जो पहाड़ी रीजन है मैं पार्टिकुलरली बता रहा हूँ, तो वो वाले रीजन में नेपाली बोली जाती है। यहाँ तक बिहार का जो एरिया जो नेपाल के पास है वहाँ भी नेपाली बोली जाती है। ये हो गया नेपाली कोमानी का। अब है नेक्स्ट आता है ये आपका 71st के बाद आएगा ईयर, कम से कम याद रखोगे 92 वाले ईयर में, 92 वाले 72 92 वाले ईयर में ही अब आएगा। प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा। मैं बता दूं त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा के पे बहुत ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और सब स्टेट में जैसे मैंने देखा ना आपने, रिजर्वेशन जो शेड्यूल ट्राइब्स को दी गई 90% से ज़्यादा, 954, हाँ 90% से कहीं ज़्यादा दी गई है, 90% 95% तक। लेकिन त्रिपुरा वाले में चूंकि वहाँ बहुत सारे आपके हिंदू हैं, हिंदू मतलब सॉरी, वहाँ बहुत सारे बंगाली हैं, बंगाल के लोग बहुत सारे रहते हैं। तो त्रिपुरा में पहले स्टेटस नहीं था, यहाँ एसटी का जो सीट है वहाँ के असेंबली में रिजर्व नहीं रखा गया था, तो बाद में इनको भी एसटी का सीट को रिजर्व कर दिया गया। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ जाऊँगा नहीं। जहाँ जाने की बात रहती है वहाँ जाता हूँ, नहीं जाने की बात है तो नहीं। अब 92 होता है, 73rd है, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये तो पता ही है। 73rd 74th 92 में ये यहाँ से आएगा आपका पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अब देखें, अब है 92 में 73rd वाला एंड 74th वाला, तो चलते हैं 73rd में, पहले चलते हैं क्या है। देखिए, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, granted constitutional status and protection to the Panchayati Raj institution. For this purpose, an amendment for this purpose the amendment has added a new part. नया पार्ट क्या है? पार्ट जिसको बोला गया पार्ट 9 इंटाइटल एज द पंचायत। 9 का जो नाम दिया गया, पार्ट 9 का नाम पंचायत। एंड फॉर दिस पर्पस 11 शेड्यूल, एक नया शेड्यूल भी क्रिएट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसमें कितने आइटम थे, कितने कंटेन शेड्यूल कंटेनिंग कितने आइटम, 29 आइटम्स ऑफ द पंचायत। और इसके लिए 29 जो आइटम है उसके लिए एक आर्टिकल आता है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी मेंशन है, उसका नाम है 243G। और ये 18 जो आइटम है म्यूनसिपालिटी के लिए, उसके लिए एक आइटम है 243W। ये हाँ 243W। तो ये दो आर्टिकल उससे रिलेटेड है, याद रखोगे। अब मैं थोड़ा ये भी बता दूं म्यूनसिपालिटी, उसके बाद चलो अभी पंचायत में रहते हैं। पंचायत में पहले चलते हैं। देखो पंचायत को क्या है ना कि बार बार पंचायत क्या है, पंचायत तो कहने का मतलब ये है बेसिकली पंचायत लोकल गवर्नमेंट के लिए है। लोकल गवर्नमेंट इन द सेंस असेंबली और पार्लियामेंट को छोड़कर, उससे पार्लियामेंट हुआ सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर असेंबली, उससे भी नीचे विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, मतलब वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट की बात है वो पंचायत में आएगा। और पंचायत पार्टिकुलरली कंसर्न अबाउट द विलेज लेवल, गांव के लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर। तो उसमें लोकल गवर्नमेंट मतलब वहां के लोग पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट में। अब कहोगे कि एमएलए के इलेक्शन में क्या, मान ली बिहार में एमएलए का इलेक्शन है, तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ पंजाब के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिहार ही के लोग ना, ठीक है। अब है क्या कि कोई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पल के लिए कि एमएलए है, तो एमएलए बड़ा एरिया के लिए एमएलए होता है, तो उसको और उसमें कई एमएलए ना देकर, उसको और छोटा ना करके कि
छोटा करके उस एमएलए वाले कंस्टिट्यूएंसी में और लोकल लेवल पर और नीचे लेवल पर ग्रास रूट लेवल बोलते हैं, वहां पर भी इलेक्शन ये सब उसका एक प्रोविजन डाला गया। तो ताकि अगर वो न डाला जाता तो कहा जाता है कि और छोटे छोटे लेवल पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो कंस्टिट्यूएंसी को क्या होगा, और छोटा कर दो, और छोटा मतलब और तोड़ दो, और तोड़ कर क्या करोगे कि और एमएलए का सीट बढ़ा दोगे, तो और बल्कनाइजेशन कर दो। तो वो ना करके क्या करें कि नीचे लेवल पर और एक लेवल और क्रिएट कर दे कि अब जब इलेक्शन हो तो मान ले कि नीचे में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल बनेगा, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ऐसे बनाकर। तो उसके लिए और वहाँ के लोग पार्टिकुलरली वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, इस इलेक्शन में दूसरे स्टेट के लोग कंटेस्ट नहीं करेंगे। चूंकि कम कम लेवल पर है जो लोग चुने जा रहे हैं, तो उस एरिया के बारे में से कि एक एमपी है तो हो सकता है कि अपने कंस्टिट्यूएंसी में हर एरिया पर बढ़िया से ध्यान न दे पाए, हर लोगों से वो कम्युनिकेट ना कर पाए, इंटरेक्शन ना कर पाए। लेकिन कम आदमी का छोटा एरिया रहेगा और कम पॉपुलेशन बारे में कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो उसको हर आदमी के बारे में पता रहेगा, उनके प्रॉब्लम क्या है, उन पर ज़्यादा फोकस करेगा, उन पर ज़्यादा ध्यान देगा, उनकी बात डायरेक्ट वो अपने नेता को पहुंचा सकता है। एमपी से हर कोई डायरेक्ट जाकर कम्युनिकेट नहीं करेगा, अगर करते रहे तो भर दिन वो लोगों से ही बात करते रह जाए, लोग ही से मिलते रह जाए। इतने इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए एक एमपी होता है। अब है कि पंचायत ऐसा नहीं कि पहले से नहीं चल रहा था, पहले से ही चल रहा था। इंडिया में पंचायत का प्रोविजन डिफरेंट स्टेट में बहुत पहले से थे, लेकिन कोई सब स्टेट में देखो मैं बता दूं, सबसे पहले जो पंचायती राज जो स्टेब्लिश हुआ था राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्रा में, बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हुए। लेकिन हर स्टेट क्या है ना कि कोई अपना अलग, हर स्टेट अपने लिए अपना नियम बना रखा है। आप क्योंकि पंचायत जो है लोकल गवर्नमेंट आता है स्टेट का सब्जेक्ट, तो ये अपने हिसाब से सब लोग अपने नियम बना रखे हैं, अपना सबका अलग अलग नियम है, उस अपने लिए अपना नियम मतलब अपना कानून बना रखे हैं। तो कहीं 3 लेवल है, मतलब ब्लॉक लेवल पर, मुखिया लेवल, ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कहीं डिस्ट्रिक्ट और गांव लेवल पर है, तो कहीं उसके साथ साथ जुडिशरी का भी, न्याय पंचायत का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कहीं न्याय पंचायत का नहीं है। कोई अपने पंचायत को पैसे अलग देता है, कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, पंचायत को कोई अलग पावर दे रखा है, कोई कम पावर दे रखा है। पंचायत का इलेक्शन कहीं 5 साल का कोई रख रखा है, कोई 6 साल का रख रखा है, कहीं इलेक्शन 5 साल में सीट खाली मतलब 5 साल हो गए उसके बाद भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। और कोई अपना जैसे जो डेवलप स्टेट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, कोई स्टेट है जो बिहार में पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, ऐसे चल रहा है, ये ऐसा चल रहा था। तो बार बार यह कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना चाहिए कि पंचायत के लिए क्या क्या प्रोविजन होंगे, उसके लिए क्या जो लॉ है, कानून बनाना चाहिए, और वो हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करना ही करना होगा। उसके बाद उससे और कुछ और बना ले अपने लेवल पर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब्जेक्ट है, लेकिन वो चीज आपको एटलीस्ट बनाना ही बनाना है, वो इम्प्लीमेंट करवाना ही करना है, ताकि पूरे का स्टेट में होमोजेनिटी मेंटेन हो, इक्वल इन्फॉर्मिटी मेंटेन हो, और सब ग्रास रूट लेवल पर काम हो, जमीनी स्तर पर काम हो, जमीनी स्तर पर डेवलपमेंट हो। तो ऐसे इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया देने की बात चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से, अब मान ले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, कोई स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो कोर्ट में पिटिशन लाया जा सकता है, कोर्ट डायरेक्शन देगी, या सेंटर खुद डायरेक्शन देगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये मैंडेट है, ये आपको फॉलो करना ही करना है। तो आप जो पंचायत का इलेक्शन आपके यहाँ पेंडिंग है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि पंचायत का इलेक्शन 6 मंथ से ज़्यादा पेंडिंग नहीं हो सकता है, 6 मंथ के अंदर कंडक्ट करवाना ही करवाना है। नहीं करवा रहे हो तो उसका रीजन क्या है भाई, तुम्हारे यहाँ लॉ एंड सिचुएशन खराब है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है हम हटा देते हैं आपको, गवर्नमेंट ही खत्म कर देते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है तो हम वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, फिर नए तरह से इलेक्शन करवाएंगे। आप में दम नहीं है, आप में हिम्मत नहीं इलेक्शन वो पंचायत के इलेक्शन कराने की, अगला गवर्नमेंट जो आएगा लोग ऐसे ही आपसे नाखुश रहेंगे कि भाई तुम इलेक्शन पंचायत का करवाते नहीं हो, हर काम पेंडिंग छोड़ रखे हो, ऐसे अपना ऑफिस में जाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो। तो ये सब प्रोविजन डाला गया। अब पंचायती राज के लिए मैंने पहले ही बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बनाई गई कि पंचायती राज को कैसे और डेवलप किया जाए, तो डिफरेंट कमेटी बनी, अपना ओपिनियन दिया, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी आपका आया, GV के राव कमेटी आया,
फिर आपका सिंघवी कमेटी आया। फिर आपका आता है गदगिल कमेटी आता है। गदगिल से पहले एक कमेटी आएगा, थंगौन कमेटी आएगा, गदगिल कमेटी आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है। हर बार जो गवर्नमेंट किसी का चेंज होगा या गवर्नमेंट आएगा तो कहेंगे कमेटी बैठाया जाए, पंचायत राज को कुछ को डेवलपमेंट करना है, कुछ में क्या डिसीजन लेना है, क्या कानून बनाया, तो कमेटी हमेशा बैठती है, बैठते गया। लास्ट में कोशिश जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज के लिए जो मेन एफर्ट डाला राजीव गांधी ने डाला। उनके गवर्नमेंट ने 80 आप देखोगे 86 के आसपास के में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए, लोकसभा में पास हुआ पर राज्यसभा में नहीं आया, क्योंकि उस बिल में कुछ फ्लॉज थे, कुछ कमियां थी, कुछ डिफेक्ट थे, जिसमें ऐसा प्रोविजन था कि जिसमें कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिख रहा था, मतलब सेंटर का रोल ज्यादा दिख रहा था। तो इस बात से राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। अगली गवर्नमेंट वीपी सिंह की आई, उन्होंने भी लाए, तो उनको जब पास कराना था उससे पहले ही गवर्नमेंट गिर गई। फिर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब आती है, स्टेबल गवर्नमेंट आती है, तो वो अमेंडमेंट आया और उसके बाद अमेंडमेंट किया गया और पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, कैसे कैसे उसका बेनिफिट किया ऐसे। ठीक, एक मिनट, थोड़ा बाकी अभी एक बार देखना है, थोड़ा देख लो कहाँ गया। हाँ, बाकी मैं अभी कुछ और बताता हूँ। देखिए जी, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया। मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है कि जो इसमें एक तो कुछ कुछ प्रोविजन जो जोड़े गए, मैं थोड़ा हल्का फुल्का रफली सुपरफिशियल बता देता हूँ। और पहले तो इसमें जो 29 जो आइटम, जो फंक्शनल जो आइटम जोड़े गए कि इस किस क्षेत्र में, इस किस सब्जेक्ट में पंचायत को अधिकार होगा, दिया गया है। तो जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट जिस पर पंचायत का कंट्रोल होगा, जैसे लोकल लेवल पर खुद सोचो, एग्रीकल्चर पर, माइनर इरिगेशन पर, लैंड रिफॉर्म वाला जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराना, वाटर शेड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, छोटे छोटे रोड हो गए, ब्रिज हो गए छोटे छोटे गांव के लेवल पर, एनिमल हस्बेंड्री, जानवर वानवर पालना, फिशिंग वाले में उसको देख रेख उसका इम्प्लीमेंट करवाना, फिशिंग हो गया। उसके अलावा आप देखोगे कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस वाले, फिर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ में प्राइमरी हेल्थ, पीएससी डिस्पेंसरी। फिर आपका आएगा डिसेबल के लिए कोई स्कीम सरकार ला रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना, डिसेबल के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए। फिर आपका आ जाएगा जो बैकवर्ड क्लासेस है, SC ST और वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए कोई स्कीम है, उसके लिए कोई काम करना है, उस पर ध्यान देना। फिर ओल्ड एज पेंशन है, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको सही से कि भाई सबको पेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका पैसा आएगा पंचायत को करवाना है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। फिर गांव का जो बिजली हो गया उसका हो गया, पानी हो गया उस पर। तो विलेज लेवल पर चाहे आप रोड के साइड में जो पेड़ पौधे लगाना, एग्रो फॉरेस्ट्री कहा गया या सोशल फॉरेस्ट्री कहा गया। तो बेसिकली जो विलेज लेवल पर जो आप देखोगे, गांव के लेवल पर जो जरूरी है वो आता है, पंचायत का सब्जेक्ट आता है, इस पर पंचायत का कंट्रोल होगा। तो लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ही बताया। उसमें प्रोविजन था कि इलेक्शन है जो 5 साल में हर बार होगा। 5 साल से पहले अगर अगर पंचायत को डिजॉल्व किया गया, सोचो भंग कर दिया, खत्म कर दिया गया, तो 6 मंथ के अंदर कोई भी कारण से, तो 6 मंथ के अंदर पक्का इलेक्शन उनको कंडक्ट करवाना ही करवाना है। या जब पंचायत का टेन्योर खत्म होने वाला है तो आप इंश्योर करोगे कि टेन्योर खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि टेन्योर खत्म हो और उसके बाद इलेक्शन हो, ऐसा। वोट देने वाले ग्राम सभा, ग्राम सभा किसको बोलते हैं? ग्राम सभा मतलब गांव का सभा।
मतलब कोई विलेज गांव के लेवल पर जो भी रजिस्टर्ड इलेक्टोरल रोल में जो आदमी रजिस्टर्ड हो, जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम है, उनके ग्रुप को, उसको बोला गया है ग्राम सभा बोला गया है। यह है ग्राम सभा। और आ, 3 लेवल बांटा गया विलेज लेवल पर इलेक्शन, विलेज लेवल पर इंटरमीडिएट जिसको ब्लॉक बोलते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंबर होंगे, चेयरमैन होगा। विलेज लेवल पर भी मेंबर होंगे, चेयरमैन होगा। और स्टेट और इंटरमीडिएट लेवल पर भी मेंबर और चेयरमैन। इन पर जो मेंबर जो होंगे उनका इलेक्शन डायरेक्ट होगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। चेयरमैन का इलेक्शन जो होगा उसके हिसाब से ज़्यादातर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब वो मेंबर ही चुनते हैं चेयरमैन कौन होंगे। जैसे गांव में बताता हूँ, विलेज लेवल पर जैसे होता है वार्ड मेंबर होते हैं, मुखिया होता है, सरपंच होता है, एंड जिला पार्षद होते हैं। ऐसे ऐसे नाम सुना ही होगा। तो ऐसा बांटा गया उनका इलेक्शन का। और उनको जो फंडिंग वंड की बात रही, तो फंड का बोला गया कि भाई वो टैक्स कलेक्ट करने का पावर है जो अपने हिसाब से स्टेट देगी, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे टैक्स, ड्यूटी, फी, टोल। तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सरकार का, वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना नियम होगा, अपना कानून बनाएगी कि उसको दे कि ना दे, क्या में दे। फिर फंडिंग सरकार ग्रांट देगी हर बार। फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन 5-5 साल पर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप किया जाएगा, जो रिकमेंड करेगी कि पंचायत को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को जितना सोर्स ऑफ इनकम है, जितना टैक्स से आ रहा है, ड्यूटी से, फाइन से, जो भी प्रोसीड जितना कलेक्शन हो रहा है, तो उसको में कितना पंचायत को देना है, कितना नहीं देना है, वो सब अपना प्रोविजन बनाएंगे। बीच बीच में कोई और पैसा देना है या फिक्स कर देंगे कि हाँ हर पंचायत में ऐसा है ना कि मुखिया को हर ईयर 1 करोड़ रुपया पक्का है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको देगी। तो ऐसा प्रोविजन है, डिफरेंट स्टेट में बना हुआ है। तो ये सोर्स ऑफ फंडिंग होगा। और इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम किसका होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इस्टेब्लिश होगा, एक बॉडी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर होंगे, चेयरमैन होगा। मेंबर जो है जो अपॉइंट गवर्नर करेगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन मेंबर है उनको हटाया नहीं जा सकता। कैसे हटाया जा सकता है? जैसे स्टेट के हाई कोर्ट को जज को हटाते हैं। हाई कोर्ट को जज को हटाने का प्रोसीजर क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाते हैं, तो उसी हिसाब से उनको हटाया जाएगा। और तो ये सब आज़ादी दी गई, मतलब ये सब कहने का मतलब इंडिपेंडेंस दिया गया ऐसे। स्टेट इलेक्शन कमीशन का टेन्योर वैसे ही टेन्योर होगा। कब रिटायर होंगे? 62 में होंगे, 65 में, 62 में होंगे। ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए पूरा प्रोविजन जोड़ा गया। तो इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, टेन्योर क्या होगा, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर इलेक्शन कहाँ से होगा, और ये क्या क्या सब्जेक्ट में ये काम करेंगे, ये सब। इसके अलावा ये भी प्रोविजन जोड़ा गया कि इनके जो प्रोविजन है कि कुछ प्रोविजन, हाँ, अरुणाचल प्रदेश को कहा गया, हाँ सॉरी, फीमेल को रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1/3 फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होगा हर लेवल पर, मेंबर लेवल पर और चेयरमैन लेवल पर, विलेज के लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। SC ST को जो रिजर्वेशन होगा वो उनके पॉपुलेशन के रेशियो में, अगर उस स्टेट में जिस हिसाब से उनका पॉपुलेशन है, स्टेट में नहीं उस पंचायत में, उस रेशियो में पंचायत में है जो SC ST को सीट रिजर्व रखा जाएगा। वो स्टेट पर डिपेंड करता है कि OBC के लिए रिजर्व रखना चाहती है न रखे, वो उसमें कानून सरकार स्टेट लेवल पर अपना कानून बनाए। ऐसे ऐसे इलेक्शन के लिए, सीट रिजर्व के लिए, टेन्योर के लिए, पैसे के लिए, ऐसे प्रोविजन जोड़े गए। अरुणाचल प्रदेश में SC पॉपुलेशन नहीं था, तो उसके लिए रखा प्रोविजन बाद में बनाया गया, दिखाऊंगा कि वहाँ SC का कोई भी असेंबली, पंचायत, कोई लेवल पर SC का कोई सीट रिजर्व नहीं है, क्योंकि माना गया है कि SC का पॉपुलेशन वहाँ है ही नहीं। फिर ये जो कहा गया कि जो बिल अभी जो एक्ट आया तो इसके 1 साल के अंदर सब स्टेट अपना कानून बना ले। मतलब हमने तो ये बनाया है, देखो चूंकि ये सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी सेंटर ने लॉ बनाया। कैसे बना सकता है पता है ना? या तो दो स्टेट रिक्वेस्ट करे, या तो राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे स्टेट सब्जेक्ट में बनाने के लिए, तो ही कानून बन सकता है। या तो नेशनल इमरजेंसी हो, या प्रेसिडेंट रूल हो, या इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कुछ करना हो, तो ही स्टेट सब्जेक्ट पे बना सकती है ना। ऐसे तो नॉर्मल वे में नहीं बना सकती है। तो उस प्रोसेस को राज्यसभा ने रिजोल्यूशन लाया होगा, उसके बाद है जो
स्टेट सब्जेक्ट पर ऑथराइज हुआ। लेकिन स्टेट को कहा गया कि आप अपने लेवल पर डिटेल कानून बनाओ इसके लिए रिगार्डिंग, इतना तो मैंने दे दिया, उसके बियॉन्ड भी आप बनाइए। और एक कानून को 1 साल के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर लेना है, जो मैंने बनाया है ये दिया है, 1 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करो, और खुद बनाना है तो कुछ बनाओ। लेकिन ये भी कहा गया कि जो आपका लोग पंचायत अभी चल रहा है उसको आप चलने दो, उसको डिजॉल्व मत करो, ठीक है, चलने दो। और लेकिन जब अगला पंचायत जब स्टेब्लिश होगा तो इसके अनुसार से ही जो हमने बनाया है नियम, जो हमने कानून बनाया है। साथ में अगर कोई पंचायत जैसे कहीं बीच में ही डिजॉल्व होता है ना, अगर री इलेक्शन हो रहा है ना, तो उसको 5 साल के लिए नहीं रहेगा। अगर इस 3 साल के पीरियड में पंचायत को डिजॉल्व कर दिया, भंग खत्म कर दिया टोटली, तो अगला पंचायत के इलेक्शन होगा तो वो उसका पीरियड 5 साल नहीं होगा, ओनली रिमेनिंग 2 ईयर का जो पीरियड है वही होता है। ठीक है, ये हुआ पंचायती राज में। कुछ है कि इसका जो प्रोविजन जो है पंचायती राज का, जो ट्राइबल्स एरिया है ना, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है 10 स्टेट में डेजिग्नेटेड है, और जो यहाँ असम के जो हिली एरिया हैं और गोरखा दार्जिलिंग एरिया, हिली एरिया ऑफ दार्जिलिंग जो इसके हैं, गोरखालैंड जिसके लिए पार्टिकुलरली है इसका दार्जिलिंग का, तो वेस्ट बंगाल में, तो उसके लिए रखा गया। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए शेड्यूल्ड एरिया जहाँ 10 स्टेट में है वहाँ ये एक्ट जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर अप्लीकेबल होता है तो विथ मॉडिफिकेशन होगा, जिसको नाम दिया पेसा एक्ट। वैसे यूनियन टेरिटरी में अगर ये अप्लाई होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होगा यूनियन टेरिटरी में। तो पेसा एक्ट एक नया बनाया गया, आएगा आपको बाद में आएगा पेसा एक्ट। तो उसको बोला गया प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पेसा एक्ट बोलते हैं। तो पंचायत का जो प्रोविजन है उसको शेड्यूल एरिया में जो एक्सटेंड किया गया उसके लिए जो एक्ट बना उसका नाम है पेसा एक्ट। मतलब उस एक्ट के अनुसार ये हुआ कि इसका जो पंचायती राज का जो मेन प्रोविजन जो बना है उनके लिए जो रहेगा थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में रहेगा। उनके लेवल पर जो ग्राम सभा को जो पावर दी गई है ना, थोड़ा ज़्यादा दी गई है। जैसे मैं बता दूं, जैसे कि ग्राम सभा को अगर कोई इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया जा रहा है तो उसमें पंचायत उसके जो ग्राम सभा है पेसा एक्ट के तहत जो शेड्यूल एरिया है, जो कुछ और जो एरिया डेजिग्नेट किया गया जहां ये पेसा एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो ग्राम सभा का रोल ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं ट्राइबल पीपल को ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई, उनकी बातें रखी गई, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना होगा, उनको बातों को मानना होगा या उनसे परमिशन लेनी होगी। जैसे किसी एरिया में किसी को लैंड एक्वायर कर रही है सरकार, तो ऐसे केस में वहाँ के ग्राम सभा का परमिशन चाहिए, ठीक है। या कोई माइनिंग का काम, जैसे कि माइनर मिनरल्स मतलब बालू मिट्टी ये सब निकालने का काम सरकार कर रही है, तो रोड कहीं से पास कर रही है तो वहाँ के ट्राइबल्स जो ग्राम सभा है तो उसमें उनका परमिशन चाहिए। वहाँ साथ में ग्राम सभा का ज़्यादा कंट्रोल होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि पेड़ के ऐसे फूल फल लकड़ी छोटे और बांस, ये सब जो माइनर फॉरेस्ट, उसके अलावा शहद लेह ऐसे बोला जाता है, पेड़ की छाले, तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। तो उस पर ज़्यादा कंट्रोल ग्राम सभा का होगा। फॉरेस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई रूल बना रही है सरकार वहाँ के लिए तो ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। या उसमें मतलब बेसिकली इतना मैं बता रहा हूँ कि ग्राम सभा को ऑटोनॉमी अथॉरिटी ज़्यादा दी गई है पेसा एक्ट को बनाकर। तो बस इतना ही मैं बता रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना जितना बताया एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा थोड़ा एक बार बुक पढ़ लोगे ज़्यादा और भी ज़्यादा पूरा याद रखने वाली बात आप जितना मैंने बता दिया बिल्कुल समझ सकते हो। आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दे सकते हो। डिफरेंट ये जो कमेटी जो बैठी थी उसमें डिफरेंट जो लोगों ने जो अपना अपना रिकमेंडेशन दिया था पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि घूम फिर कई बार आपको मिलेगा कि एक ही रिकमेंडेशन लाया कि इसने भी वही बात बोला उसने भी वही बात बोला, लेकिन सरकार फॉलो नहीं कर रही है। सरकार तो खाली कमेटी पे कमेटी बैठा रही है लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं कर रही है। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे ट्विटर पे
जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है, @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो, एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ, एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी, एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।